मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने जनपद में हमारा सम्मान रखा, स्वागत किया। मैं पिछले 6 महीनों से पूरे भारत में संविधान जागरूकता यात्रा लेकर के चल रहा हूं और 4 महीनों में हमारे द्वारा लगभग 25,000 संविधान लोगों ने खरीदे, लोगों ने प्राप्त किए। ये यात्रा हम लोगों ने उसी स्थान से शुरू की जहां हमारे बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी। अलीपुर रोड जहां उनका घर था, वहीं से हमने इस यात्रा को शुरू किया। और यात्रा को जो हमने शुरू कराया वो भी हमने बाबा साहब के खून से ही, बाबा साहब के पौत्र भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी से कराया। और इतना कि आप लोग हमें सपोर्ट करें। मैं एक ऐसी बस बनाना चाह रहा हूं, एक वैनिटी वैन बना रहा हूं जिसमें रहने खाने का सारा बंदोबस्त होगा। वो बस होगी और वो सामाजिक कार्य में पूरे देश में घूमेगी। तो बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें सहयोग किया और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से हमें 2 लाख रुपए का इस बस में सहयोग भी किया था। उन्होंने कल लेटर भी जारी किया है सभी जिला अध्यक्षों को कि बंते जी जहां जहां भी जा रहे हैं, और वो जिला अध्यक्ष लगभग सभी जगह हमारा सहयोग कर रहे हैं। मैं पिछले कई वर्षों से पूरे भारत में बड़े बड़े बौद्ध सम्मेलन कर रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से या समारोह में आप शामिल होते हैं, चाहे वो लखनऊ का सम्मेलन हो, गोरखपुर का सम्मेलन हो, चाहे मेरठ का सम्मेलन हो और नगीना बिजनौर का सम्मेलन हो। दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई, उस बैठक में पूरे भारत के लोग इकट्ठे हुए और उस बैठक में ये चर्चा हुई। मुख्य बिंदु चर्चा का था कि आरएसएस के लोग पूरे देश भारत में कई बार कह चुके हैं कि 2025 में संघ की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 100 वर्ष पूरे होने पर मैं इस संविधान को खत्म करूंगा और नया संविधान लागू करूंगा। ये बात वो पिछले कई बार कह चुके हैं और हमारे जितने भी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, संगठन प्रमुख हैं, ये सारे लोग ये जानते हैं कि वो ये बात कहते हैं। चर्चा ये हुई कि आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। राजनीतिक लोग राजनीति के माध्यम से प्रयास करें, सामाजिक लोग सामाजिक जागरूकता के माध्यम से प्रयास करें और अलग अलग माध्यम से सब लोग प्रयास करें। तो ये मेरे सामने भी जिम्मेदारी आई कि समय अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। मैं संविधान के भारत में बुद्धिज्म को अलग धर्म नहीं बना पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 38 वर्षों से भारत के बौद्ध अलग अलग संगठनों के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हैं और वो निवेदन कर रहे हैं कि जिस तरह से ईसाइयों को मैरिज एक्ट मिला है, मुसलमानों को मैरिज एक्ट मिला है, उसी तरह से भारत के बौद्धों को भी मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ मिलना चाहिए। लेकिन संविधान के भारत में भी हम करोड़ों बौद्धों को आज दिन तक न मैरिज एक्ट मिला और ना ही पर्सनल लॉ मिला। संवैधानिक भाषा में हम लोग भारत में हिंदू धर्म के हिस्सा बने हुए हैं। विचार करिए, जब संविधान भारत में लागू है तब हम लोग अपने आप को अलग नहीं कर पाए, अलग पहचान क्रिएट नहीं कर पाए, और जब संविधान ही नहीं बचेगा तो ये मौका भी हम लोगों को मिलने वाला। ये बहुत चिंतन का विषय था और उस विषय में मैं बहुत चिंतनशील हुआ। तो फिर ये तय हुआ उसी बैठक में कि संविधान के दुश्मन कौन हैं। संविधान के दुश्मनों की संख्या इंकित की गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, संविधान बचाना ये मेरा काम नहीं है। संविधान के प्रति जागरूकता लोगों में कर सकता हूं कि संविधान ने हमें क्या दिया और संविधान नहीं था तो क्या था, ये मैं काम कर सकता हूं बतौर बौद्ध भिक्षु। उसको बिगाड़ना बनाना ये मेरे बस की बात नहीं है। संविधान के दुश्मनों की खोजबीन
चालू हम लोगों ने की तो संविधान के 6 दुश्मन पाए गए, लोकतंत्र के 6 दुश्मन पाए गए। उसमें पहला दुश्मन है चुनी हुई सरकार। ध्यान से सुनिए बरेली के लोगों, रायबरेली के लोगों, संविधान का पहला दुश्मन है चुनी हुई सरकार। जो सरकारें संविधान के द्वारा चुनी जाती हैं और वही अपने व्यक्तिगत लाभ के हेतु संविधान के साथ खिलवाड़ करती हैं। जैसे ये सरकार जो वर्तमान में है, ये चुनी हुई सरकार है, ईमानदारी से या बेईमानी से, लेकिन वो सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, संविधान को नुकसान पहुंचा रही है। तो पहला दुश्मन कौन हुआ? चुनी हुई सरकार। दूसरा दुश्मन जो सबसे प्रबल दुश्मन है संविधान का, लोकतंत्र का है, उससे हम कहते हैं पूंजीवाद। पूंजीवादी व्यक्ति कभी भी नहीं चाहता कि दुनिया में समानता हो जाए। जो मेरे घर में खाना बने वही पड़ोसी के घर में बन जाए, जो मेरे घर में कार है वही पड़ोसी के घर में आ जाए, जिस ब्रांड का कपड़ा मैं पहनता हूं वही ब्रांड के मेरे पड़ोसी भी पहन लें। पूंजीवादी व्यक्ति कभी भी नहीं चाहता। और पूंजीवादी व्यक्ति समान शिक्षा का भी पक्षधर नहीं है। अगर उसके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे और अन्य लोगों के भी पढ़ने लगेंगे तो वो पूंजीवादी कैसे रहा? इसलिए जो पूंजीवादी व्यक्ति है वो समान शिक्षा का भी विरोधी है, जिसे बाबा साहब ने संविधान में मुझे हक अधिकार के तौर पर दिया। अर्थात ये पाया गया कि पहला सबसे बड़ा दुश्मन मिला चुनी हुई सरकार और दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन मिला पूंजीवाद। तीसरा जो सबसे बड़ा दुश्मन संविधान का स्थापित हो गया है उसे हम न्याय व्यवस्था कहते हैं। संविधान के में सरकारों को गिराने का, सरकारों को सबक सिखाने का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर मिला, लेकिन ये लोग अपना काम न करके ये सरकार की गोद में बैठ गए हैं। अर्थात न्याय व्यवस्था भी हमारे संविधान की और लोकतंत्र की दुश्मन बन गई। चौथा दुश्मन है भ्रष्ट अधिकारी। वो अधिकारी वो चाहे जिस पद पर है और वो नेताओं के दबाव में संविधान के विरुद्ध निर्णय लेता है तो वो भी संविधान का दुश्मन हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। तो चौथा दुश्मन भ्रष्ट अधिकारी। पांचवा दुश्मन हुआ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया। इसका काम होता है कि सरकार की कमियां निकाले, सरकार से प्रश्न करे, लेकिन वो भी लाभ लेकर के सरकार के साथ खड़ा हो गया। अर्थात देश भारत की पत्रकारिता, मीडिया भी सरकार के साथ खड़ी हो गई। अर्थात पांचवें दुश्मन ये हो गए। और छठा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है देश भारत की सोई हुई जनता। मैं बतौर बौद्ध भिक्षु ये चिंतन किया कि मैं 5 लोगों का कुछ कर नहीं सकता। जो 5 लोग स्थापित संविधान के दुश्मन हैं, जो संविधान को मिटाने पर उतावले बैठे हैं, मैं उनका कुछ कर नहीं सकता। जो छठा दुश्मन है जिसे हमने सोई हुई जनता के तौर पर अपनी लिस्ट में शामिल किया है, मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, सोई हुई जनता के बीच में जाकर उन्हें संविधान के प्रति जागरूक कर सकता। और मैंने अपने आप को बुद्ध विहारों से निकाला, गाड़ी बनाई और गाड़ी बना करके निकल पड़े। अब तक हम लोग लगभग 350 से ज़्यादा बैठकें कर चुके हैं, 18 जनपदों का दौरा कर चुके हैं और आज आपके जनपद में भी आ गए। लगातार ये यात्रा हमारी चल रही है। मुझे खुशी है कि उत्तर भारत में ये पहला ऐसा अभियान है जिस अभियान के माध्यम से हम लोगों ने 25,000 संविधान 4 महीने में लोगों तक पहुंचा दिए। ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है। मुझे दुख तब हुआ जब घर में कार देखी, 1 करोड़ का घर देखा और ये संविधान की बदौलत मुमकिन हुआ, लेकिन उस घर में संविधान नहीं देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे लोग कितने संवेदनहीन हैं। हो गया इन लोगों को। तो हमने निवेदन किया, निवेदन पर लोगों ने मोहर लगाई और संविधान घर घर वो ले गए। मैं आज अपील आपसे भी करने आया हूं कि आपके घर में संविधान चाहिए, हर घर में संविधान होना चाहिए। अगर आपका घर भी बना है वो संविधान की बदौलत बना है।
आज जो आपके चेहरे पर चमक है, आप आईएएस, पीसीएस, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, जो कुछ भी हैं, बीडीसी से लेकर के ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, एमपी, एमएलए, मंत्री, सब कुछ संविधान की बदौलत है। तो आखिर जब सब कुछ आपके पास है तो संविधान आपके घर में क्यों नहीं है? जो लोग संविधान मिटाना चाहते हैं वो ये जानते हैं कि ये खाने पीने वाले लोग हैं, मस्त हैं, इन्हें संसार में कुछ पता बता नहीं है, इन्हें दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं है। अभी चाहे जितना इन्हें सताओ, चाहे जितना इनके साथ अत्याचार करो, लेकिन इनमें क्रांति आने वाली नहीं है। जिन्होंने ऐसा माना है उन्हें हमें सबक सिखाना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सका तो 100 करोड़ की आबादी में अगर 1 करोड़ लोगों को भी मैं जागरूक कर लिया तो मैं अपने आप को जागरूक और एक मिशनरी बौद्ध भिक्षु मानूंगा। लेकिन सवाल यह है कि जब मैं इतना काम कर रहा हूं, घर से निकल करके घूम घूम करके पूरे देश में जा रहा हूं, क्या ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है? मैं आज कितने गांव हैं जो एससी ओबीसी बाहुल्य हैं, उन गांव की आप लोग सूची बनाइए और हर गांव में एक एक संविधान पहुंचाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि गांव के लोग संविधान की कीमत आपको न दें। हर गांव में संविधान होना चाहिए। एक बड़ी मुहिम हो जाएगी, पूरे रायबरेली के हर गांव में। भीम आर्मी के लोग बैठे, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बैठी, हमारे तो है ही है। तो आप लोग ये जिम्मेदारी उठाएं। मैं अगले जिले वालों को ये काम सौंपूंगा जाकर के कि पूरे गांव, पूरे जिले की सूची बनाएं और घर घर संविधान पहुंचाने का अभियान चलाएं। आज मैं आपके बीच आया और ये बताने आया हूं कि जो लोग आज आपको मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं, नेस्तनाबूद आपको करना चाहते हैं, बैक में जाइए, पास्ट में जाइए, इतिहास उठा के देखिए। जब जब भी उनको शासन करने का मौका मिला है तब तब उन्होंने ऐसी बर्बरता आपके साथ हमेशा की है। उदाहरण मैं देना चाहता हूं। आज अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं के सर कटवाए। वो भी एक बामन था, वो भी इसी व्यवस्था का पोषक था। अगला शासक बना केरल में श्रवणकोल का ब्राह्मण, उसने स्तन कर वसूला था, वो भी ब्राह्मण था। स्तन कर वसूला कि नहीं वसूला? नागली नाम की बहना हमारी थी जिसने अपना स्तन काटा और लड़ी, विद्रोह हुआ, राजा मारा गया। तीसरी बार फिर इन्हें महाराष्ट्र में बतौर मराठा शासन करने का मौका मिला तो इन्होंने आगे मटका और पीछे झाड़ू बंधवाई कि नहीं बंधवाई? बंधवाई। और चौथी बार फिर आरएसएस रूपी उसी सोच के लोग देश पर कब्जा कर लिए हैं। विचार करो कि वो क्या क्या करेंगे, और उन्होंने करना शुरू भी कर दिया। उन्होंने अपना रूप असर दिखाना शुरू भी कर दिया। अगर इस बुरी स्थिति में भी हम पीड़ित लोग, हम शोषित लोग, हम हक वंचित लोग, हम कमेरा लोग, हम बहुजन लोग आपसी मनमुटाव मिटाकर, आपसी संगठनों का भेद मिटाकर इकट्ठे नहीं हुए तो मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ और हो सकता है। उदाहरण मैं देता हूं, जिस मोहल्ले में आप रहते हो, पड़ोसी से आपके विचार नहीं मिलते हैं, आपका झगड़ा है, उसके घर में जन्मदिन मनाया जाता, आप नहीं जाते हो। उसके घर में शादी होती है, आप नहीं जाते हो। आप अपने आप को रोक नहीं पाते और उसके घर चले जाते हो। होता कि नहीं होता? ये पूरे बहुजन समाज के लिए वक्त बुरा है। अगर इस वक्त भी आपने जातियों के दायरे, संगठनों के दायरे नहीं तोड़े तो आप मिट जाओगे, हमेशा के लिए मिट जाओगे और कुछ कर नहीं पाओगे। मैंने सभी नेताओं से बार बार कहा कि जब संविधान हाईजैक हो जाए, लोकतंत्र हाईजैक हो जाए, भारत का तानाशाह चाइना और रशिया की तर्ज पर चला जाए तो जन क्रांति करने का वक्त होता है। श्रीलंका में अभी था, 10 दिन पहले मैं श्रीलंका था। अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा हो, वहां का भी तानाशाह ऐसा ही था जैसे भारत का है। वहां के 50 लाख लोग रोडों पे निकले और राष्ट्रपति के घर में घुस गए। राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर लेकर के श्रीलंका से भागना पड़ा। उदाहरण है आपके बगल में। मैंने आह्वान किया देश के सभी जिंदा लोगों से कि अगर 10 करोड़ लोग आप दिल्ली पहुंचा दो और दिल्ली चारों तरफ से घेर लो,
या तो तानाशाह बदल जाएगा या तो देश छोड़ करके भाग जाएगा। कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। सब अपने अपने संगठन का चेहरा दिखाने में, सब एक दूसरे की बुराई करने में लगे हैं। परिणाम ये है कि उन्होंने और अच्छी तरह से कब्जा कर लिया। लोकतंत्र और संविधान जब हाईजैक हो जाता है तो जन क्रांति होती है, वो भी आप नहीं कर पा रहे हो, फिर आप रक्त क्रांति के लिए तैयार हो जाइए। आपको मार काट करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी बहन बेटी को, घर मकान दुकान को बचा पाओगे। जिस तरह से उनके हालात हैं और आपके भी हालात हैं। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं, मेरा काम है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। एक भंते जी ने मुझे लेटर लिखा कि आप एक बौद्ध भिक्षु हैं, आपका काम है धर्म का प्रचार प्रसार करिए, आप संविधान का क्यों प्रचार कर रहे हो? तो मैंने बौद्ध भिक्षु को जवाब दिया, मैंने कहा ये चीबर जो तुम्हारे बदन पर है ये तभी तक है जब तक भारत में संविधान है। जिस दिन ये संविधान हट गया तो वो कहेंगे कि बताओ अछूतो, बताओ शूद्रो, तुम्हें ये पीले वस्त्र पहनने का अधिकार किसने दे दिया? उतरवा लिए जाएंगे तुम्हारे ये चीबर। तो समझ में आ जाएगा कि संविधान का प्रचार भी जरूरी है करना। तो भंते जी के पास कोई जवाब नहीं था। मैं तो बड़े गर्व से कहता हूं कि आज मैं बौद्ध भिक्षु हूं, खुलेआम धर्म का प्रचार प्रसार इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि ये देश भारत हमारा सेकुलर है। सभी धर्मों को अपना अपना प्रचार करने की आजादी हमें ये संविधान देता है। मैं भी मुसलमानों के यहाँ भी जाता हूं, उनसे भी कहता हूं ये तुम्हारी लंबी लंबी मस्जिदें, ये बड़े बड़े मदरसे तभी तक सुरक्षित हैं भारत में जब तक ये संविधान सुरक्षित है। और संविधान हिला डुला तो मस्जिद भी हिली डुली, समझ लेना आप। तो मुसलमान भी सोचने में मजबूर हो जाता है। मैंने मुसलमानों से कहा कि दीन की बात होती है तो तुम कत्लेआम कर देते हो, और मेरी मूछें काट ली जाती हैं तो तुम्हारे चेहरे पर सिकन तक नहीं आती। मैंने मुसलमानों से कहा कि स्वतंत्र भारत में आपको बहुत फायदा मिला, जितना व्यापार तुम्हारे पास है उतना ना एससी के पास है ना ओबीसी के पास है, जितना मुसलमानों के पास है व्यापार। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जितने विश्वविद्यालय आपने बना लिए हैं ना ओबीसी बना पाया ना एससी बना पाया। बुद्ध बाबा साहब का आरक्षण दिया हुआ है, 130-135 सांसद एमपी हो जाते हैं, न एक भी नहीं जीतने वाला था, कहीं से कोई जीतने नहीं देता आपको अगर बाबा साहब संविधान में आरक्षण हमें देकर के नहीं जाते। आज दिन तक कोई ऐसी पार्टी नहीं हो पाई एससी ओबीसी की कि जो 130 सांसद हमें जिता के दे देती। इतने सांसद तो बाबा साहब हमें आरक्षण में देकर चले गए। मैं सबसे कह रहा हूं, दौड़ दौड़ के कह रहा हूं। और आज मैं आपके यहां भी निवेदन करने आया, ये जागरूकता का अभियान, ये संविधान के प्रति अनुभव हमने किया। जब अध्ययन किया तो पाया कि लगभग 10-12-15 ऐसे हिंदू हैं भारत में जिन्हें रामायण याद है, 7-8 मुसलमान भी ऐसे हैं जिन्हें पूरा कुरान शरीफ याद है, लेकिन कोई ऐसा हमें बहुजन नहीं मिला जिसको पूरा कंठस्थ भारत का संविधान होना चाहिए। हुआ कोई नहीं मिला। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके घर में संविधान होना चाहिए और संविधान का पठन पाठन होना चाहिए। और आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। डरते वो हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, जिसे आप बहुत कुछ मानते हो इसीलिए आप डर गए हो। इसलिए डर निकालो अपने मन से, मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ो और इसके साथ साथ आपस में मैत्री भी रखने का प्रयास करो। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की बुराई हम शुरू कर देते हैं। हम सब एक समान विचारधारा के लोग हैं, हमारे एक दूसरे से विचार नहीं मिलते। ये ऐसा सब कुछ आपके यहाँ ही पाया जाता है, उनके यहाँ नहीं पाया जाता है। वो लोग तो अलग अलग पार्टियों में रहकर के शादी में जाते हैं, यहाँ तो अलग अलग पार्टी वाले एक दूसरे को गाली देते हैं। इतनी छोटी सोच अगर हमारी है तो बताओ कैसे आप शासक बनोगे। इसलिए मैं पूरे देश में घूम रहा हूं और बाबा साहब का वो कथन जो पूना में बाबा साहब ने कहा था कि मैं लंबे समय तक जिंदा नहीं रहूंगा, और उन्होंने बुद्ध का एक सूत्र भी पढ़ा था, मैं आज भी पढ़ना चाहता हूं, अनिक्षावत संखारा उपाद वे धम्मिनो उपज्यत्वा निरुज्जन्ति तेषं भूप समोसुखो। बाबा साहब ने कहा कि कोई जवान नहीं रहा, कोई धनवान नहीं रहा, कोई सुंदर नहीं रहा, सब कुछ बदलाव से जुड़ा है, सब कुछ बदलना है। तो ये तय है पूना के लोगों
कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन अगर संविधान जिंदा है, अगर संविधान सुरक्षित है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कोई मारने वाला। और उन्होंने एक बात और कही कि अगर आपने संविधान को 100 साल भी बचा लिया तो तुम्हें इस देश का शासक बनने से कोई रोक। ये बात उनकी समझ में आ गई, मेरे लोगों के समझ में नहीं आई, और उन्होंने संविधान मिटाने का प्लान 75 साल में ही निपटा लिया। आज संविधान को 75 साल ही हुए, 25 साल बकाया हैं, और वो लोग खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और हमने इसे बचाने की कोई प्लानिंग। इसलिए चिंतनशील हो जाओ और आपस में जागरूक होकर के इस अभियान में लग जाओ। और ये जो यात्रा है, अगर हमारी तरह यात्राएं 10-20 लोग और प्रदेश में निकालने लगे तो कितना काम हो सकता है। मैंने जाने कितने संगठन के लोगों से कहा, पहले तो मुझे जिलाध्यक्ष मिलते थे, फिर मुझे प्रदेश अध्यक्ष मिल जाते हैं, अब तो मुझे गांव में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल जाते हैं। अध्यक्ष राहुल साहब मिल गए मुझे, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो मैंने कहा पासपोर्ट वगैरह है कि नहीं है, कि नहीं अभी नहीं बनवाया बनते जी हमने। तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हो कैसे गए आप भाई, किसने बनाया आपको, कहां से प्रपोजल आया, कौन सा संगठन है। मैं 27 देशों की यात्रा कराया, आज दिन तक मैं अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो पाया। आजादी का नाजायज फायदा भी हम ही लोगों ने ज्यादा उठाया। ये जो जगह जगह संगठन बना के हम लोग टहल रहे हैं, ये दुश्मन है बाबा साहब के, ये दुश्मन है बुद्ध के, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हैं। एक मिश्रा जी ने मुझसे कहा, लखनऊ के मिश्रा हैं, कि बंदे जी आप हम लोगों को बहुत गरियाते हो। मिश्रा जी का बयान सुनिए। मिश्रा जी ने कहा, वो मेरे वीडियो देखता है, यूट्यूब पर वीडियो देखता है ना, और मुझे कभी बताया नहीं उसने कि मैं तुम्हारे वीडियो सब सुनता हूँ, और मेरे पड़ोस में ही रहता है। मैंने कहा जहर देके इसने कम से कम हमें नहीं मारा, बचा दिया, पड़ोस में ही रहता है। एक दिन बोला, सुबह टहल रहा था मेरे साथ, बोला कि आप बहुत गरियाते हो हमें, हमने तो आपको बड़ी ताकत लगा के 5-6 हजार संगठनों में बांट पाया था, 5-6 हजार जातियों में बांट पाया था, बड़ी ताकत लगा के, लेकिन तुम तो पढ़े लिखे लाखों संगठनों में बटे हो और हमें गाली देते हो। असली गाली अगर देना है तो अपने आप को दो, हमें गाली कम दो। ये ब्राह्मण मिश्रा हमसे कह रहा था कि हमने तो बड़ी ताकत लगाई, तब 5-6 हजार जातियों में आपको बांट पाया, लेकिन आप पढ़ लिख करके लाखों संगठनों में बट गए हो, एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हो, और मुझे पूरे दिन आप गरियाते रहते हो। तो मुझे लगा कि ब्राह्मण कितना चिंतनशील है, मतलब वो समझ रहा है कि हम लोग उनके लिए काम नहीं बल्कि अपने लिए करने लगे हैं। तो इसलिए ये सारी बातों पर मैं आपकी गौर करना चाह रहा था, और निवेदन आपसे करना चाह रहा था कि एक टीम बनाइए आप लोग, पूरे रायबरेली के लोग मिलकर, और कितने गांव रायबरेली में है, प्रत्येक गांव में एक संविधान पहुंचाने की जिम्मेदारी आप करिए। अगर ये रायबरेली में आपने कर दिया तो बहुत बड़ी जागरूकता हो सकती कि नहीं हो सकती, बताइए, बड़ा बड़ा अभियान होगा। और देखिए इस समय मुसलमान भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा, SC ST OBC सब खड़े हो जाएंगे। संविधान की बात करिए, ये संविधान का वक्त है, लोगों को बताइए कि जो संविधान के विरोधी हैं उनको वोट नोट सम्मान सब देना बंद करो, और जो संविधान की बात करे, संविधान के साथ खड़ा रहे, उसको वोट नोट सब देने का काम करो। ये अभियान हमें चलाना पड़ेगा। और जो काम, जैसे हमने बड़े बड़े बौद्ध सम्मेलन करना बंद कर दिया, क्यों? मैंने कहा संविधान ही नहीं बचेगा तो बौद्ध सम्मेलन हम कर कैसे पाएंगे? भाई बौद्ध सम्मेलन भी तो हम तभी कर पाते हैं जब संविधान है, अनुमति लेते हैं हम, हमें आजादी है अपने विचारों का प्रवाह करने की। संविधान खत्म, बौद्ध सम्मेलन खत्म। इसलिए आप अगर थोड़ी भी बूंद कहीं संविधान से आपको मिली है, अगर आपके चेहरे पर चमक थोड़ी भी संविधान से मिली है, तो इसके लिए जागरूक करिए, लोगों को बताइए, एक बड़ी टीम खड़ी करिए, एक विचार प्रवाह करिए, जहां गली मोहल्लों में खड़े हो जाओ, वहां यही चर्चा करो कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और इस संविधान ने सबको आगे बढ़ने का अवसर दिया है। जो संविधान विरोधी है वो भारत का विरोधी है, ठीक है ना? इन्हीं सब बातों के साथ मैं अंत में एक बात आपसे और करना चाहता हूं। मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, तमाम पार्टियों के पास बहुत बहुत मोटा पैसा हो सकता है, लेकिन हमें कभी भी कोई पार्टी वाला 1 रुपया दान नहीं देता है। अगर कोई हिंदू बाबा किसी भी जिले में प्रचार करने के लिए जाता है तो तमाम पार्टी वाले पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते, और बाबा जी की बड़ी बढ़िया कथा कराते हैं,
बड़ा बढ़िया सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे SC OBC माइनॉरिटी कोई पार्टी वाला कभी 1 रुपया नहीं देता। अगर मुझसे मिलते हैं तो ये बताते कुछ बता दो, 2-4 लोग कुछ चंदा इकट्ठा करना बनते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि वो लोग ना हमें दें पैसा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां हैं वहां नंबर 1 पर आए, बेहतर काम करने का प्रयास करें, हम उनके साथ हैं, है कि नहीं? वो न दे हमें पैसा, लेकिन अगर आप लोग इस समस्या से समझ गए हैं, ये समस्या वाकई बड़ी समस्या है। मैंने राजनीतिक लोगों से भी कहा, मैंने कहा संविधान अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो राजनीतिक जो पार्टी आपकी उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा, फिर आप चुनाव कैसे लड़ोगे, प्रत्याशी कैसे बनाओगे आप? इसलिए इस पर काम करिए, मेन चीज ये है। तो हालांकि कुछ लोग समझते कुछ लोग नहीं समझते हैं, लेकिन आपसे मैं निवेदन करूंगा रायबरेली के लोगों से कि मेरी यात्रा ये चलती रहे, इसका डीजल पानी खर्चा मिलता रहे, इसके लिए देखिए मैं भिक्षा पात्र लेकर आपके यहाँ आया हूँ, और इसमें कुछ न कुछ आप लोग दान करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये यात्रा चलेगी। और जितने भी लोग आए हैं, अगर घर में संविधान